सोचिए, एक ऐसा इंसान जो अपने हर कदम को स्ट्रैटेजी की तरह रखता है, जो लोगों के दिमाग से खेलता है पर कभी सामने नहीं आता, जिसका हर एक्शन एक मास्टर स्ट्रोक होता है। अगर आपने लॉ 1 से लेकर लॉ 26 तक का सफर पूरा कर लिया है, तो अब आप पावर गेम के आधे से ज्यादा मैदान में मास्टरी हासिल कर चुके हो। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। अब जो लॉज आएंगे वो आपको सिखाएंगे कि कैसे आप सिर्फ पावर हासिल नहीं करते, बल्कि लोगों के दिमाग और दिल पर भी राज करने लगते हो। ये वो लॉज है जो आपको एक स्मार्ट इंसान से एक कैरिस्मेटिक लीडर बना सकते हैं, जिसे लोग सिर्फ फॉलो नहीं करते बल्कि उसकी बातें फेथ की तरह मानते हैं। तो तैयार हो जाइए पावर की इस फाइनल जर्नी के लिए, जहां हम शुरू करने जा रहे हैं लॉ 27 से। एक ऐसा लॉ जो आपको सिखाएगा लोगों के विश्वास को अपना हथियार कैसे बनाएं। रेडी फॉर पार्ट 3? चलो फिर शुरू करते हैं। लॉ 27, प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग। लोगों को किसी चीज पर भरोसा करना होता है, तो क्यों न वो भरोसा तुम बन जाओ। अर्जुन एक 28 साल का विजनरी था। उसके पास एक सिंपल सा ऐप आइडिया था, लेकिन उसके कॉम्पिटिटर्स उससे आगे थे, फंडिंग में भी और यूजर्स में भी। तो उसने सोचा, मुझे लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देना, मुझे उन्हें एक विश्वास देना है, उन्हें ऐसा फील कराना है कि मैं उनकी सोच से जुड़ा हूं। अर्जुन ने अपने ऐप को एक मूवमेंट बना दिया। उसने YouTube पर सेल्फ ग्रोथ टॉक्स देने शुरू किए। सेमिनार्स में लोगों को बताया कि ये ऐप सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, ये एक रेवोल्यूशन है, यूथ को एम्पावर करने का मिशन है। लोग कनेक्ट हो गए। स्लोली उसका कस्टमर बेस कन्वर्ट हो गया फॉलोअर्स में, फॉलोअर्स बदल गए फैंस में, और फैंस ने ब्रांड को बना दिया कल्ट। आज अर्जुन का ऐप इतना बड़ा नहीं है, पर उसका इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है, बिकॉज ही डिडंट सेल अ प्रोडक्ट, ही सोल्ड अ पर्पस। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, लोगों को मीनिंग चाहिए, और जो भी मीनिंग कन्विंसिंगली बेचते, लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं, चाहे वो रिलीजन हो, स्टार्टअप हो या मूवमेंट। कल्ट बनता है जब आप लोगों को एक क्लियर विजन देते हैं, आप खुद को उस विजन का लिविंग प्रूफ बनाते हो, और आप उन्हें कहते हो तुम भी इसका हिस्सा बन सकते हो। पावरफुल लीडर्स कभी सिर्फ इंस्ट्रक्शंस नहीं देते, वो फेथ बिल्ड करते हैं। लॉ 28, इंटरैक्शन विद बोल्डनेस। किसी भी काम की शुरुआत में बोल्ड बनो, हिचकिचाओगे तो लोग तुम्हें हल्के मिलेंगे। तान्या एक यंग एंटरप्रेन्योर थी। उसके पास एक बढ़िया आइडिया था, एक ऐप जो बुजुर्गों के लिए ऑनलाइन ग्रोसरी को इजी बना सकता था। प्रॉब्लम यह थी कि उसका कॉम्पिटिटर था रोहित, जो उम्र में बड़ा था, एक्सपीरियंस था और ऑलरेडी इन्वेस्टर्स को जानता था। पिचिंग डे आया। रोहित की प्रेजेंटेशन बहुत सेफ थी, स्लो, टेक्निकल और पोलाइट। फिर आई तान्या। उसने कॉन्फिडेंट टोन में बात की। शुरुआत एक रियल लाइफ इमोशनल स्टोरी से की। बोल्डली कहा, आई एम नॉट हियर जस्ट फॉर फंडिंग, आई एम हियर टू चेंज हाउ इंडिया सर्व्स इट्स एल्डर्स, एंड इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन दैट, देन फ्रैंकली समवन एल्स विल। रूम में साइलेंस था, और फिर जोरदार तालियां। गेस व्हाट? तान्या को इन्वेस्टमेंट मिला, और एक मेंटोर भी, जिसने कहा, यू स्पोक लाइक यू ऑलरेडी बिलीव दिस कंपनी इज अ सक्सेस। दैट्स लीडरशिप। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हेजिटेशन पावर को मार देता है, बोल्डनेस आपको एवरेज क्राउड से अलग करता है। बोल्ड होने का मतलब एरोगेंट होना नहीं है, बल्कि अपनी बात कॉन्फिडेंटली और डिसाइसिवली रखना। जब आप एक्शन में बोल्ड होते हैं, लोग आपकी सीरियसनेस को समझते हैं, आप अटेंशन ग्रैब करते हैं, और आपके पीछे फॉलोअर खुद खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो लोग पता नहीं क्या होगा जैसी एनर्जी लेकर चलते हैं, वो खुद ही अपनी क्रेडिबिलिटी खो बैठते हैं। दुनिया बोल्ड लोगों को याद रखती है, क्योंकि बोल्ड लोग खुद को कमजोर दिखने का मौका ही नहीं देते, चाहे आइडिया छोटा हो या बड़ा। अगर आप उसे बोल्डनेस से पेश करोगे, तो लोग उस पर भरोसा करना शुरू कर देंगे। बोल्डनेस, ट्रस्ट प्लस इम्पैक्ट प्लस पावर। लॉ 29,
प्लान ऑल द वे टू द एंड। हर मूव का अंत तक सोचो। आधा रास्ता देखकर स्ट्रैटेजी बदलने वाले बैटलफील्ड में मिटा दिए जाते हैं। कबीर एक थर्ड ईयर स्टूडेंट था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक मोबाइल ऐप का आइडिया बनाया जो स्टूडेंट्स को अफोर्डेबल हॉस्टल्स खोजने में मदद करता था। बाकी टीम्स एक्साइटमेंट में वायर फ्रेम्स और पिचिंग पर लग गई, पर कबीर ने एक व्हाइट बोर्ड पर लिखा, व्हाट हैपेंस आफ्टर द लॉन्च। उसने रोड मैप बनाया। लॉन्च के बाद मार्केटिंग कैसे होगी, फर्स्ट 100 यूजर्स कहां से आएंगे, अगर किसी इन्वेस्टर ने पूछा एग्जिट प्लान क्या है तो जवाब क्या होगा, और वर्स्ट केस में फॉल बैक स्ट्रैटेजी क्या होगी। पिचिंग के दिन बाकी टीम्स विजन दिखा रहे थे, पर कबीर ने दिखाया कि वो विजन को फिनिश लाइन तक कैसे ले जाएगा। जजेस ने कहा, यू डिडंट जस्ट प्लान एन आइडिया, यू आर्किटेक्टेड एन आउटकम। रिजल्ट, फंडिंग मिली, और मेंटो ने कहा, मोस्ट पीपल चेज द ड्रीम, यू बिल्ड द पाथ। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जो इंसान अंत तक की प्लानिंग करता है वो कभी सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी हर मोड़ पर स्ट्रैटेजी तैयार कर चुका होता है। पावर सिर्फ ताकत या बातों से नहीं मिलती, पावर मिलती है फोरसाइट से, यानी फ्यूचर देखने की स्किल से। बहुत से लोग शुरुआत तो जोरदार करते हैं, पर क्योंकि उनका अंत सोचा ही नहीं होता, वो बीच रास्ते में कंफ्यूज हो जाते हैं और स्ट्रैटेजी चेंज करने लगते हैं। यही उनकी हार होती है। लॉ 30, मेक योर अकॉम्प्लिशमेंट्स सीम एफर्टलेस। जो काम आपने पसीना बहाकर किया, दुनिया के सामने उसे ऐसे दिखाओ जैसे वो तो बस खेल था। राघव एक यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। कई महीनों से वो एक ऐसा एआई टूल बना रहा था जो हैंड रिटन नोट्स को रियल टाइम में डिजिटल कन्वर्ट कर सकता था। दिन रात मेहनत, स्लीपलेस नाइट्स, बग्स, फेलियर्स, वो सब झेला राघव ने। लेकिन लॉन्च के दिन उसने बस एक काम स्माइल के साथ कहा, सो हियर अ स्मॉल टूल आई हैव बीन वर्किंग ऑन, नथिंग फैंसी बट आई थिंक यूल फाइंड इट यूजफुल। लाइव डेमो हुआ, फ्लॉलेस। टूल ने हैंड रिटन कंटेंट को 3 सेकंड में कन्वर्ट किया। ऑडियंस स्टन्ड, इन्वेस्टर्स दौड़ पड़े। जर्नलिस्ट्स ने लिखा, जीनियस बिल्ड्स टूल कैजुअली ओवर कॉफी। पर उन्हें क्या पता, वो कैजुअल दिखने वाला टूल 6 महीनों की जंग थी। राघव ने किया क्या? अपनी मेहनत को छुपा दिया और अपना ब्रिलियंस चमका दिया। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जब आप किसी काम को एफर्टलेसली करते हुए दिखते हो, लोग आपको टैलेंटेड समझते हैं, नहीं तो हार्डवर्कर। और याद रखो, दुनिया जीनियस को पूछती है, मजदूर को नहीं। पावरफुल लोग ये बात जानते हैं कि मेहनत करना जरूरी है, दिखाना नहीं। अपनी स्ट्रगल्स का डिस्प्ले करना सिंपैथी तो दिला सकता है, पर और नहीं। इसलिए वो हमेशा अपनी क्राफ्ट को ऐसा प्रेजेंट करते हैं जैसे वो सेकंड नेचर हो। एफर्ट को एलिगेंट बनाना ही असली मास्टरी है। लॉ 31, कंट्रोल द ऑप्शंस, गेट अदर्स टू प्ले विद द कार्ड्स यू डील। दूसरों को चॉइस दो, लेकिन वही चॉइसेस जो तुम्हारे हिसाब से हों। अनन्या एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी हेड थी। कंपनी में एक नई पॉलिसी लागू करनी थी, लेकिन उसके 2 बड़े बॉसेस आपस में भिड़े हुए थे। बॉस चाहता था कि टीम साइज बढ़े, बॉस भी चाहता था कि बजट कट हो। अनन्या ने देखा, दोनों ही स्टबर्न थे और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं, तो उसने एक प्रेजेंटेशन बनाई जिसमें 2 ही ऑप्शंस दिए। ऑप्शन 1, हम टीम एक्सपैंड करें विद स्मार्ट ऑटोमेशन, बॉस अ विंस पार्शली। ऑप्शन 2, हम टीम श्रिंक करें बट आउटसोर्स ऑपरेशंस, बॉस भी विंस पार्शली। रियलिटी में दोनों ऑप्शंस अनन्या के प्लान का हिस्सा थे, क्योंकि उसके असली गोल थे बजट भी मैनेज करना, एफिशिएंसी भी बढ़ाना और क्रेडिट खुद लेना। बॉस अ और बी ने सोचा कि वो फैसला ले रहे हैं, लेकिन सच ये था, वो अनन्या के बनाए हुए कार्ड से खेल रहे थे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, कंट्रोल पाने का सबसे सटल तरीका है सामने वाले को ऐसा फील कराऊं कि वो खुद डिसीजन ले रहा है, लेकिन असल में वो डिसीजन आपने पहले से डिजाइन कर रखा होता है। पावरफुल लोग दूसरों को मैनिपुलेट नहीं करते ओपन तरीके से,
वो दूसरों को इल्यूजन ऑफ चॉइस देते हैं ताकि सामने वाला खुद को पावरफुल फील करे और आपकी बात भी क्वाइटली मान ले। ये स्ट्रैटेजी पॉलिटिक्स, रिलेशनशिप्स, बिजनेस हर जगह काम करती है। लॉ 32, प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। दुनिया सच्चाई से नहीं, सपनों से चलती है और जो इंसान लोगों के सपनों को पहचान कर उन्हें बेच देता है वो भीड़ से निकलकर राजा बन जाता है। राहुल एक छोटे डेवलपर थे। मार्केट स्लो था, लोग घर नहीं खरीद रहे थे। हर कॉम्पिटिटर डिस्काउंट दे रहा था। 2 BHK एट 40 लाख, EMI फ्री फॉर 6 मंथ्स, बाय एक गेट मॉड्यूलर किचन फ्री। लेकिन राहुल ने कुछ अलग किया। उसने एक एड लॉन्च की, वेक अप टू सुनरी से इन द हिल्स, योर चाइल्ड रनिंग इन ग्रीन लॉन्स, evenings with your parents by the garden. This isn't just a flat. It's your next 20 years of peace. No numbers, no discounts, just a fantasy. People felt it. They visited. Bookings बढ़ी. Competitors shocked. Because Rahul sold a dream, not a deal. रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, लोग हार्ड ट्रूथ से नहीं जुड़ते, उन्हें फैंटेसी पसंद है, एस्केप चाहिए। और जब आप उन्हें वो ड्रीम देते हो तो वो खुद ब खुद आपके कंट्रोल में आ जाते हैं। जैसे पॉलिटिशियंस अच्छे दिन बेचते हैं, ब्रक लाइफस्टाइल बेचते हैं, इन्फ्लुएंसर्स एस्पिरेशन बेचते हैं। दुनिया के सबसे पावरफुल लोग लॉजिक नहीं, फीलिंग्स और ड्रीम से प्ले करते हैं, क्योंकि लोग हर समय किसी न किसी बेहतर रियलिटी की तलाश में होते हैं और जो उन्हें वो सपना दिखाता है वो ही उनका लीडर बन जाता है। लॉ 33, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर इंसान की कोई न कोई कमजोर नस होती है, उसे ढूंढो और फिर वही तुम्हारा कंट्रोल स्विच बन जाएगी। प्रिया एक HR मैनेजर थी। कंपनी में एक टीम लीड था, राजीव, जो हर बार रूल्स तोड़ता था। कभी रिपोर्ट्स लेट, कभी एम्प्लॉइज को परेशान करना, पर कोई उसे रोक नहीं पाता था क्योंकि वो CEO का फेवरेट था। प्रिया ने सीधे टकराने की बजाय उसके अंदर झांकना शुरू किया। राजीव अक्सर अपनी अचीवमेंट्स बार बार बताता, अवार्ड वाले फोटोज उसकी डेस्क पर सजाए होते और हर ईमेल में खुद को मोस्ट एफिशिएंट लीडर कहता। प्रिया समझ गई उसकी वीकनेस है रिकॉग्निशन और ईगो। तो प्रिया ने क्वाइटली एक प्लान बनाया। कंपनी में एक नया लीडर ऑफ द मंथ अवार्ड शुरू किया, जिसमें राजीव को एक बार नॉमिनेट करके अगले महीने किसी जूनियर को दे दिया। बूम, राजीव को जलन हुई। वो खुद प्रिया के पास आया कि वो इस प्रोसेस को बेटर बनाना चाहता है। अब प्रिया के पास उसका रिमोट कंट्रोल था, उसकी थंब स्क्रू यानी उसका ईगो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हर इंसान की कोई न कोई इमोशनल कमजोर नस होती है। किसी को अप्रिशिएशन चाहिए, किसी को कंट्रोल, किसी को लव, किसी को रिवेंज। और जो इंसान इन वीकनेसेस को पहचान लेता है वो उन्हें मैनिपुलेट कर सकता है बिना जोर लगाए। स्मार्ट लोग कभी दूसरों को डायरेक्ट नहीं टकराते, वो उन्हें उनकी कमजोरी के जरिए इन्फ्लुएंस करते हैं। ये लॉ कहता है, लुक बियॉन्ड द सर्फेस and learn what truly moves people. Law 34, be royal in your own fashion. Act like a king to be treated like one. अपनी खुद की रॉयल स्टाइल बनाओ, क्योंकि लोग उसी रूप में तुम्हें पहचानते हैं। नील एक युवा एंटरप्रेन्योर था जो ECOM MERC में एक नई सेवा लॉन्च करना चाहता था। शुरुआत में वो भी दूसरी स्टार्टअप्स की तरह कैजुअल पैंट्स पहनकर पिच करता था। इन्वेस्टर्स उसे क्यूट आइडिया वाला लड़का समझते थे और बैठकर नोट्स बनाते, पर जल्दी से नेक्स्ट कहते। एक दिन नील ने डिसाइड किया, मैं खुद को डिफरेंटली पेश करूंगा। उसने स्लीक ब्लेजर पहना, क्लीन शेवन लुक रखा, अपनी ईमेल्स में फॉर्मल लेकिन वार्म टोन अपनाई, कोवर्किंग स्पेस में सिटिंग अरेंजमेंट केयरफुली चुनी, हमेशा हेड ऑफ टेबल पर ताकि सबकी नजर उस पर हो। अगली पिच में उसने कॉन्फिडेंस से बिजनेस प्लान बताया। इन्वेस्टर्स ने देखा, ये लड़का जानता है कि वो क्या कर रहा है। पिच खत्म होते ही हैंडशेक के साथ टर्म शीट हाथ में थी। नील को समझ आ गया,
जब तुम खुद को राजा की तरह पेश करोगे तो लोग तुम्हें उसी स्टेटस से देखेंगे। नील एक युवा एंटरप्रेन्योर था जो ECOMMERC में एक नई सेवा लॉन्च करना चाहता था। शुरुआत में वो भी दूसरी स्टार्टअप्स की तरह कैजुअल पैंट्स पहनकर पिच करता था। इन्वेस्टर्स उसे क्यूट आइडिया वाला लड़का समझते थे और बैठकर नोट्स बनाते, पर जल्दी से नेक्स्ट कहते। एक दिन नील ने डिसाइड किया, मैं खुद को डिफरेंटली पेश करूंगा। उसने स्लीक ब्लेजर पहना, क्लीन शेवन लुक रखा, अपनी ईमेल्स में फॉर्मल लेकिन वार्म टोन अपनाई, कोवर्किंग स्पेस में सिटिंग अरेंजमेंट केयरफुली चुनी, हमेशा हेड ऑफ टेबल पर ताकि सबकी नजर उस पर हो। अगली पिच में उसने कॉन्फिडेंस से बिजनेस प्लान बताया। इन्वेस्टर्स ने देखा, ये लड़का जानता है कि वो क्या कर रहा है। पिच खत्म होते ही हैंडशेक के साथ टर्म शीट हाथ में थी। नील को समझ आ गया, जब तुम खुद को राजा की तरह पेश करोगे तो लोग तुम्हें उसी स्टेटस से देखेंगे। लॉ 35, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। पावरफुल लोग वो नहीं होते जो हर समय कुछ कर रहे होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सही वक्त पर ही चलते हैं। तान्या एक यंग इन्वेस्टर थी। जब कोविड शुरू हुआ तो स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया। लोग पैनिक में आकर अपने शेयर्स बेचने लगे। न्यूज चैनलों पर हर जगह यही था, मार्केट विल क्रैश मोर, सेल नाउ। पर तान्या ने कुछ नहीं किया। वो बैठकर सिर्फ ऑब्जर्व करती रही, ट्रेंड्स देखती, कंपनीज की बैलेंस शीट्स पढ़ती और चुपचाप वेट करती रही। उसने खुद से कहा, अभी एक्शन लेने का समय नहीं, पेशेंस का है। फिर एक दिन जब सबको लगने लगा कि रिकवरी अब पॉसिबल नहीं, तान्या ने इन्वेस्टमेंट शुरू की। 2 साल बाद लोगों ने जिन कंपनीज को गिरा हुआ समझा था, वो मल्टी बैग बन चुकी थी। तान्या का पोर्टफोलियो 5x ग्रो हो चुका था। लोग बोले वो लकी थी, पर तान्या जानती थी ये किस्मत नहीं, सही टाइमिंग थी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हर चीज का एक समय होता है और जो इंसान सही मोमेंट पर कदम उठाता है वही गेम जीतता है। पावरफुल लोग इंपल्सिव नहीं होते, वो वेट करना जानते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, सही मौके पर क्वाइटली वार करते हैं, और जब दूसरा इंसान या दुनिया थक जाती है तब वो एक परफेक्ट मूव से सब कुछ बदल देते हैं। यही होती है आर्ट ऑफ टाइमिंग। लॉ 36, डिसडेन थिंग्स यू कैनॉट हैव, इग्नोरिंग देम इज द बेस्ट रिवेंज। जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसे नजरअंदाज करना ही सबसे समझदारी है। आरव एक ब्रिलियंट ग्राफिक डिजाइनर था। सब उसे पसंद करते थे, पर एक लड़का निखिल उसकी कांस्टेंट बुराई करता था। वो आरव के डिजाइन्स का मजाक उड़ाता, सोशल मीडिया पर उसे इनडायरेक्टली ट्रोल करता और दूसरों के सामने उसे गिराने की कोशिश करता। आरव के दोस्त बोले, जवाब दो, रोस्ट करो उसको, पर आरव सिर्फ मुस्कुराया। उसने कुछ नहीं कहा, ना कोई पोस्ट किया, ना कोई बहस। वो साइलेंटली अपना काम करता रहा और एक दिन आरव का एक पोस्टर वायरल हो गया। ब्रड्स ने कांटेक्ट करना शुरू किया। उसका फ्रीलांसिंग करियर उड़ान भरने लगा। निखिल, वो अब भी उसी जगह स्टक था। क्यों? क्योंकि आरव ने लड़ाई चूज नहीं की। उसने अपनी एनर्जी डिस्ट्रैक्शन पर वेस्ट नहीं की। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, पावरफुल लोग हर इंसल्ट या हर प्रोवोकेशन का जवाब नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं कि इग्नोर करना रिएक्ट करने से ज्यादा ताकतवर होता है। जब आप किसी चीज या किसी इंसान को इग्नोर करते हो तो आप उन्हें अपनी इंपॉर्टेंस नहीं देते और आप खुद को एलिवेटेड पोजीशन पर रखते हो। जो लोग अटेंशन चाहते हैं उन्हें सबसे बड़ा झटका वही लगता है जब आप उन्हें देखते भी नहीं। रिएक्ट करना वीकनेस दिखाना, इग्नोर करना पावर दिखाना। लॉ 37, क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। दुनिया विजुअल से चलती है, इसलिए ऐसा असरदार नजारा बनाओ जो लोगों के दिमाग में घर कर जाए। कबीर एक टैलेंटेड डेवलपर था, पर उसका मैनेजर उसे अंडरवैल्यू करता था। 6 महीने से प्रमोशन का वादा सिर्फ बातें बनकर रह गया था। अब कबीर सिर्फ रिजाइन करके निकल भी सकता था, लेकिन उसने कुछ और किया।
फाइनल डे पर उसने पूरे ऑफिस में एक छोटा सेटअप लगाया, अ स्क्रीन विद हाइलाइट्स ऑफ हिज वर्क, अ बोर्ड दैट सेड फ्रॉम इग्नोर्ड टू इंडिपेंडेंट, अ स्मॉल थैंक यू नोट टू द 3 पीपल हु बिलीव्ड इन हिम। और क्वाइटली वो बाहर निकल गया। लिंक्डइन पर उसने सिर्फ एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो साइलेंटली अपना लैपटॉप बंद कर रहा था और कैप्शन में लिखा था, योर साइलेंस टॉट मी टू स्पीक लाउडर थ्रू माई वर्क। द पोस्ट वेंट वायरल। उसका मैसेज सबने देखा, उसके डिग्निटी और पावर को फील किया। कंपनीज खुद अप्रोच करने लगी। कबीर ने सिर्फ रिजाइन नहीं किया, उसने एक कंपेलिंग स्पेक्टिकल क्रिएट किया। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, सिर्फ काम करना काफी नहीं होता, दुनिया को आपको देखना चाहिए, महसूस करना चाहिए। पावरफुल लोग सिंबल्स, विजुअल्स और ड्रामा के जरिए दूसरों पर परमानेंट इंपैक्ट छोड़ते हैं। हिस्ट्री से देखो, नेपोलियन ने हर वॉर में एक ग्रैंड विजुअल स्ट्रैटेजी बनाई। हिटलर ने रैलीज को थिएट्रिकल शो बना दिया। स्टीव जॉब्स ने प्रोडक्ट लॉन्चेस को प्योर स्पेक्टिकल बना दिया। लोग रियलिटी से कम और नजारों से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। लॉ 38, थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। जैसे चाहे सोचो पर दिखाओ कि तुम भी भीड़ में से एक हो, क्योंकि दुनिया अलग को पहले समझती नहीं, जलती है। रितिका एक यंग सुपर क्रिएटिव कॉपीराइटर थी। जहां बाकी लोग सेफ एड्स बनाते थे, वो बोल्ड कैंपेन्स और एजी स्लोगन्स ले आती थी। पर एक दिक्कत थी, वो मीटिंग्स में सीनियर क्रिएटिव्स को ओपनली चैलेंज करती। ऑफिस के कल्चरल इवेंट्स में हमेशा अलग ड्रेस सेंस में आती और हर बार कहती, आई डोंट बिलीव इन योर ओल्ड स्कूल प्रोसेस। हर टैलेंट वॉज, लेकिन लोग उसे एरोगेंट, रिबेलियस और टीम में फिट ना होने वाली कहने लगे। 6 महीने में प्रमोशन तो दूर, उसके आइडिया सुनने वाला भी कोई नहीं बचा। फ्रस्ट्रेटेड होकर रितिका रिजाइन कर गई। बाद में उसे समझ आया, मैं सोच में अलग थी, पर मैंने ये दिखाना जरूरी समझा। जबकि पावर क्वाइटली बनाई जाती है, शो ऑफ से नहीं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर तुम भीड़ से अलग हो तो लोग तुम्हें थ्रेट समझते हैं, जीनियस नहीं। इस लॉ का मतलब यह नहीं कि आप यूनिक मत बनो, अपनी सोच छुपाओ, बल्कि अपनी यूनिकनेस को दिखाने का तरीका बदलो। भीड़ में रहकर चुपचाप ऊपर उठो। जब सही समय आए तब अपनी सोच को इंप्लीमेंट करो। पावरफुल लोग कैमोफ्लाज में रहते हैं, भीड़ में ब्लेंड होकर क्वाइटली सिस्टम चेंज करते हैं। लॉ 39, स्टर अप वाटर्स टू कैच फिश। अगर आप चाहते हो कि लोग अपनी पोजीशन रिवील करें तो उन्हें इमोशनल बना दो। विक्रम एक एथिकल हैकर था। उसकी टीम में एक बंदा था, रोहित, जो हमेशा विक्रम को चैलेंज करता था, नीचा दिखाने की कोशिश करता था। रोहित पैसिव एग्रेसिव ईमेल्स करता, मीटिंग में सार्कास्टिक कमेंट मारता और ऊपर से बनता था, मैं तो बस मजाक कर रहा हूं। विक्रम ने सोचा, इसका असली चेहरा सबके सामने लाना होगा, पर खुद को काम रखकर। एक दिन टीम रिव्यू के दौरान विक्रम ने जानबूझकर रोहित के पुराने कोड एरर्स डिस्कस किए, फैक्ट्स के साथ, वेरी पोलाइटली। रोहित गुस्से से लाल हो गया। वो खुद बेकाबू होकर चिल्लाने लगा और वही लोग जो अब तक उसके मजाक पर हंसते थे अब चुपचाप विक्रम की तरफ देखने लगे। बॉस ने सैम दिन रोहित को दूसरी टीम में शिफ्ट कर दिया। विक्रम ने ना लड़ाई की, ना इंसल्ट की, बस पानी को हिलाया और मछली खुद सतह पर आ गई। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जब आप किसी को गुस्से में ला देते हैं तो वो सोचकर नहीं, इंस्टिंक्ट से काम करने लगता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। पावरफुल लोग खुद काम रहते हैं, दूसरों की इमोशंस को स्टर करते हैं और फिर उस स्टॉर्म में क्लैरिटी से अपना फायदा उठाते हैं। आपको किसी को हराने के लिए उसकी ताकत नहीं तोड़नी होती, बस उसे इमोशनली डिस्टर्ब कर दो और वो खुद गिर जाता है। लॉ 40, डेस्पाइज दी फ्री लंच। जो चीज फ्री मिलती है वो सबसे महंगी पड़ती है। नीरज एक पैशनेट कोडर था जो अपना खुद का ऐप लॉन्च करना चाहता था। एक इन्वेस्टर मिस्टर शर्मा
उससे मिला और बोला, तुम बहुत टैलेंटेड हो, मैं तुम्हें सीड फंडिंग दूंगा और कुछ रिसोर्सेज भी फ्री में, कोई इक्विटी नहीं चाहिए अभी। नीरज खुश हो गया। किसे पसंद नहीं आता फ्री मेंटरशिप और फ्री पैसा। पर कुछ ही महीनों में मिस्टर शर्मा हर डिसीजन में घुसने लगा। मार्केटिंग से लेकर यूआई तक सब कंट्रोल करना चाहता था और कहता, मैंने जो दिया है उसका थोड़ा तो वैल्यू दिखाओ। नीरज को समझ आ गया, फ्री चीज कभी ट्रूली फ्री नहीं होती। आखिरकार उसने इन्वेस्टर से डील तोड़ी और बूटस्ट्रैप करके ऐप को लॉन्च किया। कम रिसोर्सेज में, ज्यादा कंट्रोल में वो आज खुद का ब्रांड बना चुका है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, पावरफुल लोग कभी भी फ्री के चक्कर में नहीं पड़ते, क्योंकि जो चीज फ्री मिलती है वो अक्सर हिडन कॉस्ट के साथ आती है। फ्री गिफ्ट हिडन ऑब्लिगेशन, फ्री फेवर फ्यूचर कंट्रोल, फ्री हेल्प मेंटल डिपेंडेंसी। पावरफुल लोग हमेशा पे करते हैं, चाहे कम ही सही। वो फेवर्स लेने से बचते हैं और इंडिपेंडेंस को सबसे बड़ी लक्जरी मानते हैं। लॉ 41, अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन शूज। किसी महान व्यक्ति के नक्शे दम पर चलना आसान लगता है, लेकिन उन्हीं के रास्ते पर चलकर आप कभी उनकी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते। राघव एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा था। उसके पिता मिस्टर प्रताप मेहरा ने खुद जीरो से एम्पायर खड़ा किया था। कंपनी के अंदर हर कोई उन्हें भगवान मानता था। अब राघव को उनकी जगह सीईओ बनाया गया। वो भी चाहता था कि लोग उसे उसी रिस्पेक्ट से देखें। तो उसने क्या किया? पिताजी के जैसे ही कपड़े पहनना शुरू किया, उन्हीं के पुराने कोट्स दोहराना, उन्हीं की बिजनेस स्ट्रैटेजीज कॉपी करना। पर 1 साल के अंदर ही एम्प्लॉइज विस्पर करने लगे, ये तो बस कॉपी है, असली लीडर तो उसके पिता थे। कंपनी स्टैग्नेंट हो गई। राघव फ्रस्ट्रेटेड था, क्योंकि उसने सब कुछ वैसा ही किया, फिर भी वैसा इंपैक्ट नहीं बना पाया। तब उसने फाइनली अपनी अप्रोच बदली। उसने टीम कल्चर को मॉडर्न बनाया, नए टूल्स एडॉप्ट किए और अपनी एक अलग लीडरशिप आइडेंटिटी क्रिएट की। धीरे धीरे लोग राघव को मेहरा सर के बेटे नहीं, राघव मेहरा दी चेंज मेकर कहने लगे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जब आप किसी महान इंसान की लेगेसी को एग्जैक्ट फॉलो करते हो तो कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होता, और कंपैरिजन में आप हमेशा छोटे दिखते हो। पावर उन्हीं को मिलती है जो पास्ट से इंस्पिरेशन लेते हैं, लेकिन उसी में नहीं अटकते, लेगेसी की कॉपी नहीं करते, वो उसे रीइन्वेंट करते हैं और अपनी पहचान इतनी डिस्टिंक्ट बनाते हैं कि लोग भूल जाए कि आप किसके बेटे डिसिप्लिन शिष्य हो। लॉ 42, स्ट्राइक द शेपर्ड एंड दी शीप विल स्कैटर। अगर भीड़ को तोड़ना है तो उसके लीडर को हटाओ, बाकी खुद ब खुद बिखर जाएगी। प्रिया एक स्किल्ड मैनेजर थी, पर उसकी टीम में एक सीनियर आरती हर चीज में नेगेटिविटी फैलाती थी। वो प्रिया के हर इंस्ट्रक्शन को सवालों में घेरती, जूनियर्स को भड़काती, तुम्हारी मैनेजर कुछ नहीं जानती, और जब कुछ कहा जाता तो मासूम बन जाती, मैं तो बस अपने ओपिनियन दे रही थी। प्रिया ने पहले सोचा समझा कर देखती हूं, फिर सोचा इग्नोर कर दूं, खुद ही सुधर जाएगी। बट टाइम के साथ पूरी टीम में एक साइलेंट रिबेलियन शुरू हो गया। मीटिंग्स में साइलेंस, टारगेट्स नीचे, मोटिवेशन जीरो। चा ने प्रिया से पूछा, प्रॉब्लम क्या है? उसने फाइनली पूरा डेटा कलेक्ट किया, टीम रिव्यूज, प्रोजेक्ट डिलेज, इंटरनल चैट्स, सब। फिर एक प्रेसाइज रिपोर्ट एचआर को दी और कहा, इट्स नॉट द टीम, इट्स देयर शेपर्ड। आरती को ट्रांसफर किया गया और विद इन वीक्स टीम रिवाइव्ड। न्यू एनर्जी, क्लियर कम्युनिकेशन और एक फ्रेश स्टार्ट। प्रिया ने लीडर को हटाया और भीड़ खुद सुधर गई। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, पावर की लड़ाई में अगर आप भीड़ से लड़ोगे तो थक जाओगे, पर अगर भीड़ को इन्फ्लुएंस करने वाले को एलिमिनेट कर दो तो युद्ध बिना लड़े जीत सकते हो। हर रिबेलियन, हर गड़बड़ी के पीछे एक शेपर्ड होता है, कोई जो दूसरों को भड़काता है पर खुद पीछे छिपा रहता है, जो यूनिटी को स्लोली पॉइजन करता है। पावरफुल लोग
डायरेक्टली भीड़ से नहीं लड़ते, वो सिर कटते हैं और शरीर खुद गिर जाता है। लॉ 43, वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। लोगों के एक्शंस को कंट्रोल करना है तो उनके दिल और दिमाग पर कब्जा करो। कबीर एक यंग सोशल वर्कर था जो एक स्लम एरिया में बच्चों की एजुकेशन पर काम करता था। उस इलाके में एक लोकल नेता श्यामलाल लोगों पर अपना कंट्रोल बनाए रखता था। उसका रूल था, जो मेरी पार्टी का नहीं वो यहां काम नहीं करेगा। कबीर ने डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं किया, इंस्टेड उसने माहौल बदलना शुरू किया। गरीब बच्चों के लिए मुफ्त किताबें बांटी, बूढ़ों के लिए मेडिकल कैंप्स लगाए, लोगों की छोटी छोटी मदद की, दिल से, बिना एजेंडा के। धीरे धीरे लोगों का दिल कबीर के साथ हो गया। श्यामलाल के खिलाफ विस्पर्स शुरू हो गए और 6 महीने में लोग खुद कहने लगे, हमें कबीर चाहिए, तुम्हारा लीडर नहीं। कबीर ने न नारे लगाए न लड़ाई की, उसने बस लोगों के दिल और दिमाग में अपनी जगह बना ली। पावर उसके पास आ गई, बिना लड़ाई के। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, फियर से लोग झुकते हैं पर टेम्पररीली, लेकिन अगर आप किसी के दिल में उतर गए तो वो आपके लिए खुद लड़ेंगे। पावरफुल लोग दूसरों को कंट्रोल करते हैं उनकी साइकोलॉजी समझकर। उन्हें वो देते हैं जो वो चाहते हैं, उन्हें महसूस कराते हैं कि आप उनकी केयर करते हो, और इस तरह कंट्रोल दिखाई नहीं देता, फील होता है। लॉ 44, डिसआर्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट। दुश्मन आपको प्रोवोक कर रहा है तो उसका एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन बन जाओ, उसे उसके ही बिहेवियर का आईना दिखाओ। नैना एक ग्राफिक डिजाइनर थी और उसकी टीम लीड संजना उसे हर वक्त नीचे दिखाने की कोशिश करती थी। संजना क्या करती थी? नैना के आइडियाज को रिजेक्ट करना, मीटिंग में टॉन्ट मारना और हर चीज में छोटी छोटी गलतियां निकालना। नैना ने पहले इसे नजरअंदाज किया, फिर फीडबैक लिया, फिर कामली बात की, बट नथिंग वर्कड। फाइनली नैना ने लॉ 44 अपनाया, मिरर मूव। अगली मीटिंग में उसने संजना के आइडियाज पर वैसा ही सवाल उठाया, उसी टोन में वही पैसिव एग्रेसिव रिप्लाईज दिए। और जब संजना ने कंप्लेन की तो उसने कहा, मैं तो बस आपसे इंस्पायर्ड हूं मैम। पूरी टीम ने नोटिस किया और अब संजना अनकंफर्टेबल होने लगी, क्योंकि लोग अपने बिहेवियर को सह सकते हैं, लेकिन जब वही बिहेवियर उनके सामने आईने की तरह दिखता है तो वो बर्दाश्त नहीं होता। सिर्फ 1 हफ्ते में संजना की टोन बदल गई। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, मिरर इफेक्ट एक साइकोलॉजिकल वेपन है। जब आप किसी की चाल को एग्जैक्ट कॉपी करते हो तो वो अपना ही रिफ्लेक्शन देखकर घबरा जाता है। ये टेक्निक सामने वाले को कंफ्यूज करती है, उनके कॉन्फिडेंस को शेक कर देती है और उन्हें उनके ओन टैक्टिक्स से पावरलेस बना देती है। पावरफुल लोग डायरेक्ट फाइट नहीं करते, वो बस दूसरे की चाल को वापस उसी पर पलट देते हैं। लॉ 45, प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। बदलाव की बात तो करो, लेकिन उसे धीरे धीरे लाओ, क्योंकि इंसान अपनी पुरानी आदतों से बेहद जुड़ा होता है। ईशान को एक स्ट्रगलिंग स्टार्टअप का सीईओ बनाया गया। कंपनी में सब आउटडेटेड था, ओल्ड स्ट्रैटेजीज, लेजी कल्चर और जीरो इनोवेशन। ईशान ने सोचा, सब कुछ बदल डालते हैं। न्यू वर्क आवर्स, न्यू सॉफ्टवेयर, न्यू टीम स्ट्रक्चर और डेली परफॉर्मेंस रिव्यूज। इनिशियली लोग बोले, वाओ, न्यू एनर्जी, पर कुछ ही हफ्तों में पुराने एम्प्लॉइज ने रिजाइन करना शुरू किया। टीम में गॉसिप फैलने लगी, हम तो पहले वाले सिस्टम में खुश थे, और ऑफिस कल्चर टॉक्सिक हो गया। ईशान को समझ आ गया, बदलाव की स्पीड ने ही सब बर्बाद कर दिया। फिर उसने स्ट्रैटेजी बदली, हर चेंज को जस्टिफाई किया, ये क्यों जरूरी है। एक एक बदलाव को स्टेज वाइज रोल आउट किया और कुछ पुराने ट्रेडिशंस को छोड़ने की बजाय धीरे धीरे अपग्रेड किया। 3 महीनों में वही टीम जो विरोध कर रही थी अब ओनरशिप लेने लगी, बिकॉज पीपल रेजिस्ट व्हाट्स अनफेमिलियर बट एक्सेप्ट व्हाट्स ग्रेजुअल।
रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, चेंज इज नेसेसरी बट इट इज डेंजरस व्हेन फोर्स्ड। लोगों को लगता है कि आप उनकी पहचान छीन रहे हो जब आप उनकी पुरानी आदतों को एकदम से हटाते हो। पावरफुल लोग बदलाव को स्लोली इंट्रोड्यूस करते हैं। लोगों को लगता है कि बदलाव उनकी मर्जी से आ रहा है और पुराने सिस्टम को रिस्पेक्ट दिखाकर धीरे धीरे उसे अपग्रेड करते हैं। लॉ 46, नेवर अपीयर टू परफेक्ट। हमेशा थोड़ा स्पेस छोड़ो ताकि लोग तुम्हें इंसान समझे, भगवान नहीं। अनाया एक ब्रिलियंट मार्केटिंग हेड थी। हर प्रोजेक्ट में टॉप परफॉर्मेंस। क्लाइंट्स उसे डिमांड करते थे और मैनेजमेंट उसे फ्यूचर सीईओ कहता था। इनिशियली लोग उसे एडमायर करते थे, फिर धीरे धीरे एडमिरेशन ने शक का रूप लिया। इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है? जरूर कुछ पॉलिटिक्स करती होगी। हर बार क्रेडिट ले जाती है। एक दिन उसके जूनियर रवि ने जानबूझकर उसके ईमेल के ड्राफ्ट में एक गलती कर दी जो क्लाइंट को चला गया और बस उस एक गलती को पूरे ऑफिस में घुमा दिया गया। वो लड़की जिसे सब आइडोलाइज करते थे अब हर मीटिंग में चुप रहने लगी। अनाया को समझ आया लोग उससे जेलस नहीं थे, लोग बस उसकी परफेक्शन से इनसिक्योर थे। अब उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदली, अपनी कमजोरियां ओपनली शेयर करने लगी, छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जूनियर्स को देने लगी और जब मिस्टेक होती तो उसे एक्सेप्ट भी करती। धीरे धीरे लोग उससे जुड़ने लगे, उसे सुपरवुमन नहीं एक इंसान की तरह देखने लगे। रिस्पेक्ट वापस आ गई, इस बार ईमानदारी वाली। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, परफेक्शन एक मिरर होता है जिसमें लोग अपनी कमियां देखते हैं और उससे डरते हैं। अगर आप हर चीज में सबसे आगे रहते हो, लोग एडमायर कम और हेट ज्यादा करते हैं। इसलिए पाव में रहना है तो थोड़ी वल्नरेबिलिटी, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ी गलती भी जरूरी है। इट मेक्स यू रिलेटेबल, नॉट अनटचेबल। लॉ 47, डू नॉट गो पास द मार्क यू एम्ड फॉर। इन विक्ट्री लर्न व्हेन टू स्टॉप। जीत गए, अब खुद को रोको, क्योंकि अगर आप लालच में आगे बढ़ते रहें तो लोग आपको गिरा देंगे। राघव एक एक्सेप्शनली स्मार्ट ट्रेडर था। 5 साल में उसने करोड़ों कमाए, हर डील में जीत और अपने ऑफिस में लेजेंड बन चुका था। फिर एक दिन उसे एक रिस्की क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट का मौका मिला। टीम ने कहा, सर इससे ज्यादा मत खेलिए, ऑलरेडी बहुत कमा चुके हैं। पर राघव ने सोचा, अब तो मैं अनस्टॉपेबल हूं। उसने अपना पर्सनल कैपिटल, क्लाइंट्स का फंड और यहां तक कि लोन लेकर भी इन्वेस्टमेंट कर दिया। कुछ हफ्तों तक प्राइस बढ़ा और फिर एक दिन मार्केट क्रैश हो गया। सिर्फ पैसे नहीं, उसकी क्रेडिबिलिटी भी चली गई, जिसे सब फॉलो करते थे। आज वो खुद गिल्ट में डूबा हुआ था। राघव ने सब कुछ खो दिया, सिर्फ इसलिए कि वो रुकना नहीं जानता था। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, ग्रेटेस्ट लीडर्स और वॉरियर्स हमेशा जानते हैं कि कब रुकना है, कब जीत को एक्सेप्ट करना है और कब पीछे हट जाना है। पावर एक नशा है और नशे में इंसान अपनी लिमिट्स भूल जाता है। वो खुद को ओवर एस्टिमेट करता है, दुश्मनों को अंडर एस्टिमेट करता है और एक दिन खुद की ही बनाई हुई ऊंचाई से गिर जाता है। पावरफुल लोग रुकते हैं जब बाकी लोग और की मांग कर रहे होते हैं, बिकॉज दे नो द मोमेंट ऑफ विक्ट्री इज द मोस्ट डेंजरस वन। लॉ 48, अस्यूम फॉर्मलेसनेस। पावरफुल बनने का सबसे बड़ा तरीका है, कभी भी एक फिक्स्ड आइडेंटिटी मत अपनाओ। बन जाओ पानी की तरह, हर परिस्थिति के साथ बहने वाले। आर्यन एक IIT ग्रेजुएट था। उसने अपनी पहली जॉब में मशीन लर्निंग इंजीनियर बनकर काम शुरू किया। फिर कुछ सालों में क्रिप्टो आया, आर्यन ने ब्लॉकचेन सीख लिया। मेटावर्स आया, उसने AR VR में प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। और जब AI का बूम हुआ, आर्यन एक AI स्टार्टअप का को-फाउंडर बन गया। उसके दोस्तों में कुछ ऐसे भी थे जो बोले, भाई तू हर 2 साल में फील्ड बदल लेता है, फोकस कर। लेकिन आर्यन ने लॉ 48 को फॉलो किया। मैं खुद को किसी एक चीज तक सीमित नहीं रखूंगा, मैं जो भी बदलता है उसका हिस्सा बन जाऊंगा।
आर्यन ने कभी एक लेबल नहीं अपनाया। वो इंजीनियर था, एंटरप्रेन्योर बना, फिर मेंटोर, फिर इन्वेस्टर। हर बदलाव के साथ उसका इन्फ्लुएंस भी बढ़ता गया, क्योंकि जब लोग रिजिड हो जाते हैं तो दुनिया उन्हें पीछे छोड़ देती है। पर आर्यन की सबसे बड़ी ताकत यही थी, उसकी कोई शेप नहीं थी, वो हर रूप में फिट हो सकता था। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, द मोस्ट पावरफुल फॉर्म इज नो फॉर्म एट ऑल। जब आप किसी एक आइडेंटिटी, एक इमेज या एक रोल से चिपक जाते हो तो दुनिया आपको आसानी से प्रेडिक्ट और कंट्रोल कर सकती है। बट व्हेन यू आर फॉर्मलेस, लोग आपको समझ नहीं पाते, आपकी स्ट्रैटेजी कभी रिवील नहीं होती और आप हर नए चैलेंज में फिट हो जाते हो। पावर वही टिकती है जो हवा की तरह शेप बदलती रहे। इतिहास में जितने भी बादशाह, महान राजा, चालाक राजनेता या बिजनेस टाइकून्स हुए हैं, वो कभी सिर्फ ताकत या दिमाग से नहीं जीते। उन्होंने ये लॉज जाने जाने में अपनाए थे। हमने देखा कि कभी साइलेंस में ताकत होती है, लॉ 4, तो कभी लोगों के ईगो को स्ट्रोक करना पड़ता है, लॉ 13, और कभी अपने ही आइडेंटिटी को छोड़ देना पड़ता है ताकि हम अनस्टॉपेबल बन सके, लॉ 48। हर लॉ एक अलग स्ट्रैटेजी है, पर इन सब का मकसद एक ही है, पावर को समझना और उसे संतुलन में रखना। क्योंकि पावर अगर समझदारी से यूज की जाए तो ये आपको लीडर बना सकती है, लेकिन अगर ईगो से चलाओ तो यही पावर आपको बर्बाद भी कर सकती है। अब सवाल ये है, क्या आप इन लॉज को सिर्फ सुनकर भूल जाओगे या इनसे सीखकर उन्हें अपनी लाइफ में स्मार्टली अप्लाई करोगे? याद रखो, पावर का असली मास्टर वही होता है जो जानता है कि कब उसे यूज करना है और कब उसे छुपा कर रखना है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताओ कि आपको कौन सी लॉ सबसे ज्यादा रील लगी, और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 से 3 नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देखो, सीखो और पावरफुल बनो।